हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीलेश शर्मा। हॉर्टिकल्चर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बल्ब क्रॉप्स। बल्ब क्रॉप्स में दो क्रॉप आती है, अनियन एंड गार्लिक। तो एक इम्पोर्टेंट क्रॉप है अनियन, उसको हम पढ़ते हैं। अगर जनरल डिस्क्रिप्शन की बात करें अनियन में, तो अनियन का बोटनिकल नेम होता है एलियम सेपा। फैमिली होती है एलियसी। देखो, पहले इसकी फैमिली एमारलिडियसी मानी जाती थी, लेकिन अब ये फैमिली में आती है एलियसी। ओरिजिन इसका सेंट्रल एंड साउथ वेस्टर्न एशिया है। मीन्स कई बार अगर ऐसा आ जाएगा सेंट्रल एशिया या फिर साउथ वेस्टर्न एशिया, तो राइट है ये। क्रोमोसोम नंबर 16 एंड इट रिलीज हीट सेंसेशन। ओके, मीन्स क्या होता है, अनियन को गर्मियों में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि कई ऐसा होता है कि एक तो ये हीट सेंसेशन पैदा करती है, इसके अलावा ये लू से बचाती है। राइट, तो ध्यान में रखिएगा कि गर्मियों में लू से बचाने के लिए अनियन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा और किस में यूज़ किया जाता है, तो अगर कोई इंसेक्ट काट खाता है या फिर अगर आपका गला ख़राब है, शोरनेस आ रही है, तब भी आप अनियन का यूज़ कर सकते हैं। अनियन में देखो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, रेड कलर किसके कारण होता है और येलो कलर किसके कारण होता है। तो आईसीआर नेट में पूछा जा चुका है कि येलो कलर किसके कारण होता है, तो येलो कलर इज ड्यू टू क्यूरसेटिन पिगमेंट के कारण होता है, जबकि रेड कलर एंथोसाइनिन के कारण होता है। राइट, तो आईसीआर नेट में येलो कलर वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये किसके कारण होता है, क्यूरसेटिन के कारण। अनियन एक शेलो रूटेड क्रॉप है, ध्यान में रखिएगा ये चीज़। अगर सॉइल एंड क्लाइमेट की बात करें तो इसके लिए सैंडी लोमी सॉइल सुटेबल रहती है। अगर पीएच की बात करें तो 5.8 टू 6.5 सॉइल पीएच होना चाहिए। सेंसिटिव टू हाई एसिडिक एंड एल्केनिटी। देखिए 5.8 ऑलरेडी एक एसिडिक नेचर वाली सॉइल हो चुकी है, मतलब कि ये एसिडिक को सेंसिटिव है। अगर ज़्यादा मतलब ये है कि एसिडिक सॉइल जो है वहाँ पर ये ग्रो हो जाएगी, लेकिन जब हाईली एसिडिक चली जाएगी, मीन्स अगर 5.8 से नीचे चली जाती है, लगभग 5 हो जाती है, 4 हो जाती है, तो समझ लेना क्रॉप का नुकसान होगा। राइट, एंड एल्केनिटी, अगर एल्केनिटी भी पैदा हो गई तो भी आपकी क्रॉप खराब हो जाएगी। अगर बात करते हैं सीड जर्मिनेशन के लिए, देखो टेम्परेचर दो इस क्रॉप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेम्परेचर अलग अलग के लिए सबका अलग अलग है। जैसे कि बात करें कि सीड जर्मिनेशन, तो सीड जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर होगा 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर बात करें इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, होगा 13 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर बल्ब डेवलपमेंट की बात करें तो 16 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर बल्ब मैचुरेशन की बात करते हैं तब इसको आवश्यक होगी 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो यहाँ बात करते हैं बल्ब मैचुरेशन। बल्ब मैचुरेशन में लास्ट स्टेज, तो बल्ब मैचुरेशन में क्या होता है, टेम्परेचर हाई हो गया 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी के कारण जब आप किसी भी प्याज को देखोगे, अनियन को देखोगे, तो ऊपर वाली जो छिलके रहते हैं वो एकदम सूखे हुए रहते हैं। तो वो कैसे होते हैं सूखे हुए, क्योंकि उनमें क्यूरिंग की क्रिया की जाती है। क्यूरिंग मतलब फील्ड पे ही छोड़ दिया जाता है उनको, तो इस हाई टेम्परेचर की वजह से वो मॉइस्चर रिमूव हो जाता है उनमें से। अगर बात करते हैं एक और टेम्परेचर की, तो देखिए वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए लो टेम्परेचर शॉर्ट पीरियड के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि अनियन में वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए कौन सी कंडीशन सूटेबल रहती है, तो रहेगी लो टेम्परेचर शॉर्ट पीरियड। और अगर बात करें कि बल्ब डेवलपमेंट के लिए कौन सी सिचुएशन फेवर करेगी, तो हाई टेम्परेचर लॉन्ग फोटो पीरियड। राइट, ये बल्ब डेवलपमेंट का काम करती है। हाई टेम्परेचर लॉन्ग फोटो पीरियड, लो टेम्परेचर शॉर्ट फोटो पीरियड वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए। बात करते हैं सोविंग टाइम, सीड रेट एंड स्पेसिंग की। तो देखिए सोविंग टाइम दो सीजन में लगा सकते हैं, रेनी और विंटर सीजन में। तो रेनी सीजन में ये जून जुलाई में लगाते हैं, और विंटर सीजन में अक्टूबर नवंबर में इसकी सोइंग हो जाती है। ट्रांसप्लांटिंग, रेनी सीजन में इसकी ट्रांसप्लांटिंग होगी जुलाई टू अगस्त, मतलब अगर जून में लगाई तो जुलाई में हो जाएगी, और जुलाई में लगाई तो अगस्त में ट्रांसप्लांटिंग हो जाएगी। विंटर सीजन में दिसंबर टू जनवरी में इसकी ट्रांसप्लांटिंग हो जाएगी। सीडलिंग्स बिकम रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग इन 8 to 10 वीक्स। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि जनरली ट्रांसप्लांटिंग 30 से 45 दिन में होती है, लेकिन अनियन की जो सीडलिंग है ये थोड़ा लंबा टाइम तक जाती है, 8 से 10 सप्ताह चली जाती है। 4 वीक्स में 1 महीना हो जाता है, तो 8 वीक्स मतलब 2 महीने के आसपास चली जाती है। राइट,
तो ध्यान में रखिएगा, सीडलिंग मस्ट बी अबाउट 15 to 20 सेंटीमीटर इन लेंथ एट द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग। एक तो ये टाइमिंग हो गया कि ट्रांसप्लांटिंग कब करनी चाहिए, तो 8 to 10 वीक्स में। अगर ये नहीं आता है तब उसके प्लांट की हाइट को देख के सीडलिंग की ट्रांसप्लांटिंग करना चाहिए। तो प्लांट की हाइट क्या होगी, 15 से 20 सेंटीमीटर की हाइट होगी। अगर सीड रेट की बात करें तो अनियन का सीड होता है 8 से 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा कि 8 से 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसकी सीड रेट हो जाएगी। और अगर सीड सेट्स लगा रहे हो, मतलब पूरा बल्ब ही यूज़ कर रहे हो, तब उसमें लग जाएगा 10 क्विंटल के आसपास 1 हेक्टेयर के लिए लगेगा। स्पेसिंग की बात करते हैं तो लगभग 5 से 10 बाय 5 से 10 सेंटीमीटर, मतलब 5 बाय 5 या 10 बाय 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पे इसको लगाया जाता है। तो यहाँ से आप ये ध्यान में रखिएगा कि सेट्स कितने लगते हैं, सीड रेट कितनी है और ट्रांसप्लांटिंग कितने दिन में होती है। देखिए अनियन की ट्रांसप्लांटिंग लेट होती है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है ना, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है इरिगेशन एंड हार्वेस्टिंग। अब देखिए इरिगेशन, यहाँ दूसरी क्रॉप पे मैंने इरिगेशन को कवर नहीं किया, लेकिन इस क्रॉप के लिए मैंने इरिगेशन को कवर किया क्योंकि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए इनसफिशिएंट मॉइस्चर टेंड्स टू स्लो डाउन बल्ब ग्रोथ वाइल ओवर सप्लाई कॉज रोटिंग। अगर कम मॉइस्चर रहा तो क्या हो जाएगा, बल्ब का डेवलपमेंट धीरे धीरे होगा, और अगर ज़्यादा हो गया तो उसमें रोटनिंग हो जाती है, राइट। जनरली 10 to 12 इरीगेशन आर गिवन इन रबी सीजन। रबी सीजन में 10 से 12 इरीगेशन की आवश्यकता होती है। अब स्टॉप इरीगेशन व्हेन द टॉप्स मैच्योर एंड स्टार्ट फॉलिंग डाउन। ठीक है, हार्वेस्टिंग के लगभग 10 से 12 दिन के पहले ही इरीगेशन को रोक दिया जाता है। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि हार्वेस्टिंग के 10 से 12 दिन के पहले ही इरीगेशन को रोक दिया जाता है। स्टॉप इरीगेशन व्हेन द टॉप मैच्योर, जब मैच्योर हो जाता है टॉप और वो सूखने लगता है, नीचे गिरने लगता है, तब आपको इरिगेशन स्टॉप करते हैं। और ये कब होने लगता है, हार्वेस्टिंग के 10 से 12 दिन में ही पहले शो होने लगती है चीज़। हार्वेस्टिंग टाइम क्या है, रेनी सीजन में अगर लगा रहे हो, मतलब जब रेनी सीजन में इसकी सोइंग कब करे थे, जून जुलाई में, राइट। तो हार्वेस्टिंग कब होगी, नवंबर दिसंबर में। विंटर सीजन में इसकी हार्वेस्टिंग कब होगी, मई जून में जाके होगी। अब मेच्योरिटी इंडेक्स फॉर हार्वेस्टिंग इज़ 50% नेकफॉल। ये भी ICAR नेट में पूछा जा चुका है कि अनियन का मेच्योरिटी इंडेक्स क्या है, तो 50% नेकफॉल। ये पूछा जा चुका है कई बार, ठीक है, इसलिए इसको ज़रूर याद करिएगा। अब बात करते हैं कि देखो 2 टाइप के अनियन की हार्वेस्टिंग होती है। कई बार हम ग्रीन अनियन को ही मार्केट में सेल कर देते हैं। तो ग्रीन अनियन कैन बी हार्वेस्ट व्हेन द रीच पेंसिल साइज अंटिल बल्बिंग बिगिंस। ठीक है, जब पेंसिल साइज़ के होते हैं, जब उनकी लीव्स पेंसिल साइज़ की होती है, तभी आप उसको हार्वेस्ट कर लेते हो। ठीक है, तो ये ग्रीन स्टेज में हार्वेस्ट करने की मैच्योरिटी इंडाइसेस है। इट इज़ डिज़ायरेबल टू लीव 1.5 to 2 centimeter of the tops attached to the bulb and it helps to close neck and reduce storage losses। ठीक है, इसकी जो पत्तियाँ होती है वो लगभग 1.5 से 2 सेंटीमीटर वाली डायमीटर वाली होनी चाहिए, राइट, हार्वेस्टिंग करने के टाइम पे। ये ध्यान में रखिएगा। अगर यील्ड एंड स्टोरेज की बात करें तो रबी क्रॉप की यील्ड कितनी होगी, लगभग 250 से 300 क्विंटल पर हेक्टेयर, और खरीफ की यील्ड कितनी होगी, 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक है, यहाँ से पता चलता है कि अगर अनियन की बात करें कि मेन सीज़न कौन सी होगी, तो अनियन की मेन सीज़न होती है रबी क्रॉप। ठीक है, रबी सीज़न होती है। खरीफ सीज़न में भी लगा सकते हैं, लेकिन मेन सीज़न कौन सी होगी इसकी, रबी सीज़न। और इसीलिए रबी सीज़न में इसकी सीड रेट कम होती है, 8 से 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर, जबकि खरीफ सीज़न में इसकी सीड रेट हो जाती है 10 से 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है, और सीड रेट कम होती है रबी में और यील्ड ज़्यादा मिलती है, 250 से 300 क्विंटल। और खरीफ क्रॉप में 10 से 12 किलोग्राम सीड रेट और 200 से 250 क्विंटल यील्ड, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है। अगर स्टोरेज की बात करें तो 0 डिग्री टेम्परेचर पर 60 से 65% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर 2 मंथ के लिए स्टोरेज किया जा सकता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि स्टोरेज टेम्परेचर क्या है अनियन का। देखो अनियन का टेम्परेचर 0 डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी। मैक्सिमम जो क्रॉप्स रहती हैं उनकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी रहती है स्टोरेज के टाइम पे, लगभग 85 to 90% तक चली जाती है।
लेकिन ये अकेली एक ऐसी क्रॉप है और इसके साथ गार्लिक है कि ये 60 से 65% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे इनको स्टोरेज करना पड़ता है, राइट। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है पॉइंट। इन दोनों से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आता है क्यूरिंग। क्यूरिंग क्या होता है? तो क्यूरिंग होता है रिमूव ऑफ एक्सेस मॉइस्चर फ्रॉम द आउटर स्किन एंड नेक ऑफ अनियन बल्ब्स। जब आप हार्वेस्टिंग करते हो तो फील्ड में उसको रख देते हो कुछ टाइम के लिए, और वो क्यों रखते हैं? क्योंकि उसमें से जो भी एक्सेसिव मॉइस्चर होता है वो बाहर वेपर हो जाता है, राइट। और ये क्या मदद करता है? तो क्यूरिंग हेल्प्स टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ डिसीज इन्फेक्शन। जब आप अनियन की ऊपर वाली पत्तियों को देखते हो जो सूखी छिलके रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अंदर वाले अनियन की छिलके में जो मॉइस्चर रहता है उसको एब्जॉर्ब करके रखते हैं। इसके अलावा डिसीज इन्फेक्शन से बचा के रखते हैं, श्रिंकेज होने से रोकते हैं उसको, राइट। तो ये सारी चीज़ें के लिए क्यूरिंग की क्रिया इंपॉर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस है अनियन में, ओके, ये ध्यान में रखिएगा। बल्ब्स आर क्योर्ड इन द फील्ड फॉर 3 to 5 days इन विंड रो मेथड। क्योर्ड करते, क्यूरिंग की क्रिया जो करते हैं तो क्या करते हैं, उसको 3 से 5 दिन के लिए फील्ड पे रख दिया जाता है। देन बल्ब्स आर प्लेस्ड इन शेड एंड क्योर्ड फॉर 7 to 10 days टू रिमूव फील्ड हीट, राइट। अब देखिए जो बल्ब्स रहते हैं पहले आप उसको फील्ड में 3 से 5 दिन के लिए रख देते हैं, उसके बाद उसको शेड में रखते हैं, और शेड में कितने दिन के लिए रखते हैं? लगभग 7 से 10 दिन के लिए। काय के लिए करते हैं? रिमूव फील्ड हीट के लिए। देखो एक क्रिया और होती है रिमूवल ऑफ फील्ड हीट, ये कहलाती है प्री कूलिंग, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? प्री कूलिंग बोलते हैं इस क्रिया को। इम्प्रूव, और ये काय के लिए होती है? तो ये क्यूरिंग की क्रिया क्यों की जाती है? तो बल्ब के कलर डेवलपमेंट के लिए एंड रिड्यूसेस लॉसेस ड्यूरिंग स्टोरेज, ठीक है। अब बात करते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। इम्पोर्टेंट है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। जिस टाइप से कोल क्रॉप्स के फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही अनियन के भी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है बोल्टिंग। ये काय के कारण होता है? लो टेम्परेचर के कारण, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, बहुत बार आ चुका है, राइट। इट मीन्स इमरजेंस ऑफ सीड स्टॉक प्रायर टू टाइम ऑफ बल्ब फॉर्मेशन। इट इज़ ड्यू टू अर्ली सोविंग ऑफ सीड्स इन द नर्सरी बेड्स। देखो बोल्टिंग के कितने कारण? अर्ली सोइंग ऑफ सीड्स इन द नर्सरी बेड्स which result in the formation of small seeds or low temperature for prolonged period। तो लो टेम्परेचर वाला आता है हर बार आपको क्वेश्चन कि अनियन में बोल्टिंग किसके कारण होती है? तो लो टेम्परेचर के कारण। और अगर टेम्परेचर दे दिया जाए तो 10 to 12 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर लॉन्ग पीरियड, तब ये बोल्टिंग का रीज़न बन जाता है। कंट्रोल करने के लिए कहते हैं एक तो टाइम ऑफ प्लांटिंग करनी चाहिए, राइट, और ज़्यादा लंबे समय तक लो टेम्परेचर पर स्टोरेज नहीं करना चाहिए। स्टोरेज नहीं, सॉरी, मतलब फील्ड में इतना लंबे टाइम तक अगर लो टेम्परेचर है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, धुआं वगैरह करना पड़ेगा बचाने के लिए। स्प्राउटिंग क्या होती है? एन इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर इन स्टोरेज। जब भी आप अनियन को स्टोर में रखते हैं, अगर ज़रा सा मॉइस्चर आता है तो प्याज में से ही प्लांट निकलने लगता है, तो वो होता है स्प्राउटिंग, है ना, जिसको बोलते हैं स्प्राउट निकला। तो इट इज़ ड्यू टू एक्सेसिव मॉइस्चर एट द मेच्योरिटी एंड सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। कंट्रोल, स्टॉप इरिगेशन एज सुन एज बल्ब रीच मैच्योरिटी के कम से कम वही 10 से 12 दिन के पहले आपको इरिगेशन रोक देना चाहिए। आयरन सल्फेट या बोरेक्स का छिड़काव कर देना चाहिए लगभग 500 to 1000 ppm 2 से 3 सप्ताह के लिए, है ना। तो मेन तो यही है कि आप मॉइस्चर को मेंटेन करिए स्टोरेज में, उससे आपकी दिक्कतें दूर हो जाएगी। प्लांट प्रोटेक्शन की बात करें तो पर्पल ब्लोच भी ICR नेट में पूछा जा चुका है कई बार कि ये किसके कारण होता है और ये किसकी मेन डिसीज है। तो पर्पल ब्लोच मेन डिसीज है अनियन की, किसके कारण होता है? अल्टरनेरिया पोरी भी कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, कि पर्पल ब्लोच डिसीज ऑफ अनियन इज कोज्ड बाय अल्टरनेरिया पोरी, ये फंगस है। डाउनी मिल्ड्यू, पर्नोस्पोरा डिस्ट्रक्टर, अनियन स्मट, यूरोसिस्टिस, सिपिली, एंड फिर आता है स्टेम फाइलम ब्लाइट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है पर्पल ब्लोच, ओनली ऑन पर्पल ब्लोच, ठीक है। इसके अलावा अगर याद करना हो तो अनियन स्मट याद कर लें। अगर इंसेक्ट पेस्ट की बात करें तो अनियन थ्रीप्स, अनियन मेगट एंड माइट्स, ठीक है। तो इसका मेजर इंसेक्ट आ जाता है अनियन थ्रीप्स।
अब अगर वेराइटीज़ की बात करें तो देखिए वेराइटीज़ को लगभग अगर कलर के अकॉर्डिंग देखें तो अनियन के भी 2-3 कलर हैं, जैसे वाइट कलर आ गया, येलो कलर आ गया, रेड कलर आ गया, ब्राउन कलर आ गया। तो ब्राउन कलर तो चलो ठीक है, और वाइट अनियन आपने देखे हैं, येलो अनियन देखे हैं, रेड अनियन देखे हैं। तो अगर रेड कलर के अनियन की बात करें तो कौन कौन सी वैरायटी है रेड कलर में? एग्रीफाउंड डार्क रेड, एग्रीफाउंड लाइट रेड, यहाँ नाम से आ रहा है उसमें रेड रेड है ना, अर्का निकेतन, अर्का कल्याण, पूसा माधवी, पूसा रत्नार, पूसा रेड, पूसा रिद्धि, उदयपुर 101, उदयपुर 103, भीमा राज, भीमा रेड। देखिए ये उदयपुर 101, उदयपुर 103, ये दोनों वैरायटी रेड कलर की, जबकि इसमें 2 गायब है 102। तो उदयपुर 102 वाइट स्किन वैराइटीज़ है ना। पूसा वाइट स्किन में पूसा वाइट फ्लेट, पूसा वाइट राउंड, तो यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। अब बात करते हैं पंजाब 48 एंड उदयपुर 102, तो ये याद करने वाली चीज़ है कि उदयपुर 102। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि उदयपुर 102 किसकी वेराइटी है? तो ये अनियन की वेराइटी है, राइट। और वाइट स्किन वाली वेराइटी ये ध्यान में रखना। येलो स्किन कलर में ब्राउन स्पेनिश लॉन्ग डेम वेराइटी है, ये सूटेबल फॉर ग्रोइंग इन हिल्स, राइट। इसके अलावा होता है अर्ली ग्रेनो, तो ये भी सलाद और ग्रीन अनियन के लिए फेमस वेराइटी है, अर्ली ग्रेनो, ब्राउन स्पेनिश। खरीफ अनियन कौन कौन से हैं? तो अर्का कल्याण, अर्का प्रगति, N53, अर्का निकेतन, ये इम्पोर्टेंट वेराइटीज़ है खरीफ अनियन है ना, ये भूलना नहीं है। रबी सीजन की कौन सी वेराइटी है? पालम लोहित, पटना रेड, एग्रीफाउंड डार्क रेड, पालम लोहित, सॉरी ये डबल हो गई। तो केवल 3 वेराइटी है, पालम लोहित, पटना रेड, एग्रीफाउंड डार्क रेड, ये याद कर लो। अगर मल्टीप्लायर ओनियन की बात करें तो ये मल्टीप्लायर ओनियन या ट्री ओनियन कहलाता है, राइट। तो इसमें आता है एग्रीफाउंड रेड, CO1, C2, और C2 रेसिस्टेंट टू पर्पल ब्लॉच के प्रति रेसिस्टेंट है C2। CO3 किसके प्रति है? रेसिस्टेंट टू थ्रिप्स के प्रति रेसिस्टेंट है। एंड CO4, ठीक है, ये मॉडरेटली रेसिस्टेंट टू थ्रिप्स के प्रति है। और MDU फर्स्ट। यहाँ देखना है जो CO वाली जितनी भी वेराइटी है ये सब कोयम्बटूर से निकली हुई है ना। तो ऐसा आता है क्वेश्चन कि CO3 इज़ द वेराइटी ऑफ अनियन रेसिस्टेंट टू, तो फिर थ्रिप्स आ जाते हैं। स्मॉल ओनियन में कौन कौन से हैं? देखो स्मॉल ओनियन लगभग ये मार्केट के लिए यूज़ होता है जनरली, एक्सपोर्ट के लिए। तो एग्रीफाउंड रोज और अर्का बिंदु, ये दोनों स्मॉल अनियन है और ये दोनों एक्सपोर्ट वेराइटी है ना। एग्रीफाउंड रोज की बात करें तो पिकलिंग टाइप की है और ये भी एक्सपोर्ट में है, और अर्का बिंदु भी एक्सपोर्ट वेराइटी है। देखो अर्का बिंदु अपन ने जब मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ कि अर्का बिंदु अनियन की वेराइटी है, जबकि पूसा बिंदु ब्रिंजल की वेराइटी है, राइट। ठीक है दोस्तों, ये हमारी अनियन क्रॉप कंप्लीट होती है। आप इसको अच्छे से पढ़िए, सुनिए ध्यान से, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिखिए। थैंक यू, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।